Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रम्प खेल रहे हैं गोल्फ स्कॉटलैंड में। टर्नबरी गोल्फ कोर्स जो ट्रम्प का ये है 2006 में खरीदा था, और यूरोप को लग रही है जलन और यूके को लग रही है जलन, लेकिन इसके पीछे भयंकर राज क्या है। जस्ट नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, उससे 100 मील की दूरी पे रशियन नेवी वहां पे थोड़े दिनों पहले उसने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और यूके को सबसे बड़ा खतरा रशिया से इसलिए है क्योंकि यूएस ने वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स को पोजीशन किया है। वो न्यूज़ लीक नहीं होनी थी, लेकिन वो हो गई। नाउ न्यूक्लियर एसेट्स यूके में वापस रखना या अमेरिकन न्यूक्लियर एसेट्स, और यूके का खुद का आर्सेनल है जो कि कभी आपको दिखा नहीं होगा कि यूके ने टेस्ट किया हो। यूके टेस्ट करता है अटलांटिक में और पैसिफिक में, वहाँ पे टेस्ट करता है वो। तो न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ यूके एंड न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ यूएस दोनों के दोनों विल बी यूज्ड अगेंस्ट रशिया इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया के जो सारे शिप्स हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड है। तो व्हाट वाज द नीड फॉर ट्रम्प टू गो टू यूके एंड टॉक टू अर्सुला इन नेटो एट दिस टाइम? और वो भी गोल्फ खेल रहे हैं, एक तरीके से चिढ़ा रहे हैं कि भाई ये हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध खरीदा था और मैं यहाँ पे गोल्फ खेल रहा हूँ, और ये मेरा वीकेंड भी है और संडे को मिलने भी वाले, आज सैटरडे है, कल वहाँ पे मिलने भी वाले हैं। अर्सुला जो कि ईयू की प्रेसिडेंट है। पूरी दुनिया में ईयू ने 15वीं शताब्दी से गड़बड़ी मचाई है, पूरे में, लेट 15th सेंचुरी से, मतलब 1492 के बाद पूरे विश्व में गंदगी फैलाई यूरोप ने, और सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में जुड़ा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था किस तरह भारत ने उस पर अनऑफिशियल सैंक्शन लगाया, उसको तेल सप्लाई नहीं किया। अब ईयू ने भारत को थ्रेटन किया और भारत को लेक्चर्स भी देना शुरू किया ऑन ह्यूमन राइट्स। इनफैक्ट नॉर्वे के लोग आके भारतीय जो अपकमिंग पॉलिटिशियन हैं उनको मिलने के लिए गया बिहार में, और पहले वो बड़े एनालिस्ट होते थे, अब वो पॉलिटिशियन बन गए। तो वो उनको मिलने के लिए बिहार में गया, विच क्लियरली शोज यूरोपियन यूनियंस इंटेंशंस। साथ में उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे लेक्चर दिया कतर को। द कतर वी नो, जो कि एलएनजी सप्लाई करता है यूरोप को, क्लाइमेट चेंज पे लेक्चर दिया, प्लस उसको लेक्चर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एथिक्स एंड डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों किया, किसने किया? ईयू ने। यहाँ पे आपको दिखता है ट्रम्प की गोल्फ ट्रिक्स। ट्रम्प ने गोल्फ ट्रिक्स ऐसे खेली वहाँ पे कि यूरोप को वो फोर्स कर रहा है कि एलएनजी भी अमेरिका से खरीदो, गैस भी अमेरिका से खरीदो, मतलब पेट्रोल, और बाकी सारा फ्यूल्स अमेरिका से खरीदो, प्लस वेपन्स भी अमेरिका से खरीदो। इसके पहले, ट्रम्प के जाने से पहले, फ्रांस ने बोला था कि वो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट जाके इजराइल और यूएस को नाराज करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला। फ्रेंच के साथ क्या होता है कि जब भी उनको पैसा दिखता है वो वहाँ पे वैसी बातें करते हैं। आपको उनको पूरे एक रेपुटेशन है फ्रेंच की कि फ्रेंच कैन बी सोल्ड फॉर ए पेयर ऑफ फॉर ए लोफ ऑफ ब्रेड। जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखता है वहाँ पे डील करते हैं वो, ये फ्रांस का रेपुटेशन है। प्लस दे मेंटेन देयर ओन इंडस्ट्री, ओन आर्मीज विच आर फेयरली स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो ट्रम्प जो गोल्फ खेल रहे हैं, और मिर्ची लग रही है पूरे यूरोप को, और यूरोप का डिवीजन हो रहा है। अभी ये यूक्रेन को वापस बेवकूफ़ बनाया गया, सबने मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट किया, ज़ेलेंस्की को, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जब ज़ेलेंस्की ने मुड़ के देखा तो कोई दिखा ही नहीं उसको, सब भाग गए। तो ज़ेलेंस्की इज ऑन हिज ओन नाउ, लिटरली। और यूरोप जो है
धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ेगा। उसको मालूम है कि जीत नहीं सकता है रशिया से। भारत के लिए और एशिया के लिए रशिया एक बॉर्डर बन के खड़ा हो गया है, दीवार बन के खड़ा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जब ट्रम्प वहाँ गोल्फ खेल रहे हैं, वहाँ पे फिनलैंड और नॉर्वे ये सब प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह डिफेंड किया जाए अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, क्योंकि रशियन टैक्टिक्स अभी समझ में आ गई है। लेकिन जो रशिया जो प्लान कर रहा है वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। रशिया प्लान कर रहा है कि किस तरह यूके का इन्फ्लुएंस कम किया जाए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि यूके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्रिएट कर सकता है यूक्रेन में, जिससे अमेरिका को उधर कूदना पड़ेगा। अब ये इतिहास भी है यूके का। पर्ल हार्बर का अटैक भी यूके ने करवाया था ताकि कूद पड़े अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में, यूरोपियन वॉर 2 में। उसी तरह आपने देखा होगा कि रशियन जो अंडर वाटर गैस पाइपलाइन था इन जर्मनी एंड रशिया, उसको तोड़ा था यूके की एसएएस ने, सो दैट रशिया जो है जर्मनी रशिया से गैस ना ले, वो भी यूके ने तोड़ा था। अब यूक्रेन में ऐसा कौन सा फॉल्स फ्लैग कर सकता है यूके यूक्रेन में कि जिससे अमेरिका और रशिया के रिलेशनशिप खराब हो। एक ही चीज़ बचती है, डर्टी अटैक, मतलब डिप्लीटेड यूरेनियम वाला या केमिकल अटैक अगेंस्ट रशियन फोर्सेस वो कर सकता है, जिससे अमेरिका फोर्स हो वहाँ पे जुड़ने के लिए। अब ऐसा क्या क्या चीज़ हो सकती है जिससे अमेरिका फोर्स हो सकता है? ए डिवास्टेटिंग अटैक ऑन अमेरिकन बेस इन यूरोप, ओके, जिसको रशिया पे ब्लेम किया जाए। अ डिवास्टेटिंग अटैक अगेंस्ट रशिया इन रशिया बाय यूक्रेनियंस, सो कॉल्ड यूक्रेनियंस, जैसे अभी किया था ट्रक, उन्होंने ड्रोन अटैक किया था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड पे ऑफ रशिया अपेरेंटली, और सबमरीन बेस पे 2 अटैक किए थे उन्होंने विद मल्टीपल ड्रोन्स। अब ये किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, यूक्रेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, लेकिन इतना कैपेबिलिटी यूक्रेन के पास नहीं है। ब्रिटिश के पास है, ब्रिटिश के पास उस तरह की कैपेबिलिटी है विद अमेरिकन हेल्प। तो ऐसे कौन से और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर सकता है अगेंस्ट रशियन इंटरेस्ट? तो मेन लैंड रशिया पे अटैक कहीं पे, या फिर रशियन फ्लीट पे अटैक, या फिर डिवास्टेटिंग अटैक ऑन रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ब्रिटिश की मदद के बिना हो नहीं सकता। तो व्हाट थिंग्स फेल्ड हुआ, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस फेल हुआ यूरोपियन यूनियन का, और इंडियन लीडरशिप साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके। तो यूके उस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहेगा, नहीं तो यूके को बहुत लॉस मिलेगा। दे आर गोइंग टू earn around 9 billion pounds a year with the India free trade deal, and India will also gain more than that with the Indian exports। तो ये डील को स्पॉइल नहीं करना चाहेगा। बट ऐसा और कौन सा काम कर सकता है यूके अगेंस्ट रशिया जहाँ पे यूएस इन्वॉल्व? अटैक ऑन द एनी अमेरिकन एसेट कहीं पर भी दुनिया में, और इसलिए रशिया ने उसको वार्निंग भी दिया है, अमेरिकन एसेट के ऊपर अटैक होगा that will directly involve US in the Ukraine war, और उसको बोला जाएगा कि it has to be done through Russia। और ऐसा कौन सा काम कर सकता है? What is the false flag UK can plan? क्योंकि यूके का बड़ा नोटोरियस रोल है पूरे इतिहास में। वो आप समझ सकते हैं कि यूरोप का गुंडा है, उसके ऊपर कोई रूल नहीं रखते। यूरोप में जितनी भी गड़बड़ी चलती है 1492 के बाद, पहले तो कैथोलिक से शुरू करी, बाद में इन लोगों ने शुरू करी। बोथ आर इक्वली इवल, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी मचाते रहते हैं, भारत के विरुद्ध, इसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि बैड चाइल्ड, डर्टी बैड चाइल्ड, इवल पर्सन। वो यूके का इतिहास रहा है, पूरा उसका इतिहास रहा है। उसको आप लोग जितना भी बोल लें कि ठीक है, इट्स नॉट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट और ये सब, बट उसका इतिहास आप देखेंगे कि उसने हमेशा वो नेगेटिव एक्शंस में काम लिया है जिससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस हुए। थाईलैंड और कम्बोडिया का इंसिडेंट भी यूके और फ्रांस का देन है। कम्बोडिया ऑन द फ्रेंच साइड और यूके ऑन द ब्रिटिश, थाईलैंड ऑन द ब्रिटिश साइड। तो ऐसा कौन सा और ऑपरेशन है जो कि प्लान किया जा सकता है अगेंस्ट
रशिया अगेंस्ट यूएस। तो ये वार्निंग दिया है रशिया ने यूएस को कि बी रेडी फॉर दैट फ्लॉलेस फ्लैग ऑपरेशन। और शायद इसको यूएस इग्नोर भी करेगा क्योंकि यूएस के कुछ लोग उसको जनरली कराना भी चाहते होंगे, वी डोंट नो। तो बड़ा अजीब सी दुनिया है वो। अब आते हैं कि दूसरा अंडरस्टैंडिंग पे, चाइना का रोल। देखिए, चीन के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और दोनों देश एक ही दिशा में चल रहे हैं। आप मेरी बुक देख लीजिए, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, या वन एरो वन किल, या फिर आप ओरिजिनल एटलस देखिएगा। तीनों में चीन जो है हैज़ ऑलवेज प्लेड सबॉर्डिनेट टू भारत, ऑलवेज। उनके इतना दिमाग नहीं एनालाइज कर सके, दे टू सिंपल पीपल फॉर जियो पॉलिटिक्स। और भी जो लोग बोलते थे कि वो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इस एजेंसी काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि चीनी के पास इतना ब्रेन है या इतनी कैपेसिटी है दे कैन डू ऑल दोज थिंग्स। वो सब काम कराता है क्योंकि दैट्स व्हाई सडनली यू सी कि कैसे लग रहा है कि अमेरिका और चीन कोऑपरेट करें। वो तो करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि चाइना तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता अमेरिकन के ऊपर, उसको अच्छी तरह मालूम है कौन है, और अमेरिका भी ट्रस्ट नहीं करता चाइनीज़ को। इसका मतलब वो सारी फॉल्स न्यूज़ थी, मतलब वो सब आपके चाचा सैमी करा रहे थे थ्रू पाकिस्तान, थ्रू बांग्लादेश, थ्रू नॉर्थ ईस्ट, हर जगह चाचा सैम इन्वॉल्व। इसे किसके कैंप ध्वस्त हुए, चाइना ने एक भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनके थे ही नहीं, उनके थे ही नहीं, वो तो अंकल सैम के थे। और हर जगह बड़े अमेरिकन सोल्जर्स आपको दिखाई देंगे भारत के चारों ओर कहीं ना कहीं, जहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं। कल बड़ा अच्छा चीज़ एक बताया, मैंने सुना, गलत हो सकता हूँ क्योंकि आजकल के न्यूज़ का पता ही नहीं है। सतलज के ऊपर सारे थे चीन के, और शायद मुझे अगस्तिन विनोद सर ने बताया, और उसके साउथ में थे सारे जो थे अमेरिकन सिस्टम्स थे। हाउ ट्रू इज़ दैट, विल फाइंड आउट फ्रॉम हिम डायरेक्टली सो दैट वी नो व्हाट्स अ फैक्ट। लेकिन ये जो यूरोपियन यूनियन का जो टैक्टिक्स था पुराना, दैट हैज़ कम्प्लीटली बीन क्वाश्ड बाय द रीसेंट डेवलपमेंट्स। कि अब कतर जैसा देश भी यूक्रेन को यू को बोल रहा है कि वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड एनीथिंग टू डू विद यू, यू डोंट नीड अस, वी डोंट नीड यू। हम लोग किसी और को बेच देंगे, हम भारत को बेच देंगे, चाइना को बेच देंगे, सबको जरूरत है। यूरोप इज नॉट रिमेन द ओनली मार्केट, यूरोप इज वन ऑफ द मार्केट बट नॉट द ओनली मार्केट। और अमेरिका को भी मालूम है, आइदर अमेरिका इज द कंज्यूमर और अमेरिका इज द एक्सपोर्टर। कंज्यूमर कंजम्पशन कितना कर सकते हैं, बिकॉज अमेरिकन कंपनीज को प्रॉफिट बनाना है, और सबसे पहले मूर्ख बनाती है अपने सिटीजन्स को, बाद में फॉरेन के सिटीजन्स को मूर्ख बनाया जाता है। तो वेदर अमेरिका कैन सस्टेन ऑन देयर ओन, इट्स इटसेल्फ अ क्वेश्चन। क्या अब दुनिया उनको उस रेट पे बेचेगी जिससे सस्टेन कर सकते हैं, वो भी इट्स ए क्वेश्चन। इंटरनल इकोनॉमी में कैसे चला सकते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने रिजर्व करेंसी बना के रखा हुआ है, तो रिजर्व करेंसी का अर्थ ये होता है कि यू हैव टू मेंटेन ए सर्टेन वैल्यू ऑफ दैट करेंसी, अदरवाइज उसका वैल्यू चला जाएगा। अगर रिजर्व करेंसी नहीं होगी, कोई आएगा ही नहीं अमेरिका, कोई नहीं आएगा। अगर उसका वैल्यू गिरता है तब भी कोई नहीं आएगा। और लेकिन एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू हैज टू बी लो, इंपोर्ट्स के लिए वैल्यू हैज टू बी हाई। तो अगर उसका वैल्यू काफ़ी लो होगा तो अमेरिकन कुछ खरीद नहीं पाएंगे। अगर वैल्यू, और सारा अमेरिकन कंपनीज का ही झोल है, क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा रखते हैं वो 700-800%, दैट दे कांट डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि उनको सैलरी में जो पे करना पड़ता है। सो अंकल चाचा गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को हो रहा है दर्द। क्यों? ये सारे रीजन थे। यूरोपियन यूनियन इज नॉट कंफर्टेबल बाइंग अमेरिकन वेपन्स और being forced to buy American weapons, destroying their own industry. और US sees Europe as a buyer, not as a market, and a buyer. और इंपोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, मोस्टली लग्जरी आइटम्स कम्स फ्रॉम यूरोप। तो अगर यूरोप अफोर्ड ही नहीं कर सकता, व्हाट कैन दे बाय? अगर वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट कैन दे अफोर्ड? इसका मतलब जितना भी वेल्थ है यूरोप का वो भी जा रहा है। और आफ्टर यूक्रेन इट्स टाइम ऑफ EU।
आफ्टर यूक्रेन इट्स EU विच इज गोइंग टू गो, और उस पर पूरा फोकस है अमेरिका का, और सब लोग यूरोप को मार रहे हैं इन द सेंस दैट कतर जैसा देश, भारत, रशिया, चाइना, एंड सो यूरोप, बिफोर US यूरोप हैज टू गो, एंड देन UK हैज टू गो, एंड देन US। ये सीक्वेंस है। इन्होंने प्लान किया था पहले रशिया, फिर भारत, फिर इंडिया, फिर चाइना। अब चाइना, रशिया और भारत एक साथ मिल रहे हैं। अब वो रिवर्स हो गया है। अब हो गया है पहले यूक्रेन गया, अब यूरोप जाएगा, और यूरोप को फाइनेंशियल डिफीट होगी, ट्रेड डिफीट होगी, वो वॉर नहीं लड़ने वाला, उसके हिम्मत नहीं है। देख चुका है यूरोपियन वॉर 1 और 2 में क्या हुआ था, जनरेशन वाइप आउट हो गई। फिर UK की बारी है, फिर अमेरिका की बारी है। सो रिवर्स काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस शो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड हमको अपना फीडबैक दीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल का रीच बढ़ाइए, मैक्सिमम लोग बिकम मेंबर युधिष्ठिर एंड अबव। तो आप लोग गुरुकुल के कोर्सेज कर सकते हैं। गुरुकुल का फीस होता है माई इंडिया से, वो आप चेक कर सकते हैं, और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से कहीं से भी हो, वहाँ से आप गुरुकुल अटेंड कर सकते हैं। और इन पर्सन के लिए सैटरडे संडे होता है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।